मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत बुरहान का तला हूँ। तो मेरे साथ वर्तमान में जिलाध्यक्ष कपूर अहमद साहब है। तो इनसे सर से पूरी बात करेंगे वर्तमान में बीजेपी सरकार में क्या हालचाल है और इनका कहना है कि कुछ पंचायतों में पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। नमस्ते सर, स्वागत है आपका न्यू 21 में। नमस्कार सर, अपन बात करते हैं पहले तो इधर अभी वर्तमान में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सन 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। बाड़मेर ज़िले में कुल 8 पंचायत समितियां बनी, उसमें से एक पंचायत समिति चौहटन थी। हाँ, पंचायत समिति चौहटन की अगर हम बात करें तो 1995 से पहले यहाँ पे 17 पंचायतें थी। 73वें अमेंडमेंट के बाद पंचायत समिति चौहटन में 51 पंचायतें, 10 पंचायतें बाड़मेर पंचायत समिति की, 15 पंचायतें जो है वो धोरीमना पंचायत समिति की और 51 पंचायतें चौहटन पंचायत समिति की। ये चौहटन विधानसभा में कुल 76 पंचायतें थी। ये 1995 से लगा करके 2015 तक। राइट। उसके बाद पुनर्गठन का काम हुआ। उस पुनर्गठन के काम में पंचायत समिति चौहटन से 2 नई पंचायत समितियां बनी, एक धनाऊ और एक सेड़वा, पिछली वसुंधरा राजे जी की सरकार के टाइम। राइट। उसमें हमारा तब भी ये कहना था कि भाई पंचायत समिति की सीमाएं जो है, पंचायत समिति, तहसील, सब डिवीज़न, पुलिस थाना, वो सारा एक में सम्मिलित होता है, तो उससे आम जन को सुविधा होती है। राइट, प्रत्येक आदमी के लिए फ़ायदा होता है। एक ही जगह पंचायत समिति है, वहीं तहसील है, वहीं पुलिस थाना है, वहीं CSC है, वहीं ब्लॉक का ऑफिस है, तो उससे आम जन को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सभी महकमे एक ही जगह रहते हैं। हाँ, राइट। तो मकसद तो ये होना चाहिए। मकसद की बात तो ये है कि भाई आम जन को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, आम आदमी को तकलीफ़ न हो, उसके पीछे मकसद तो ये होता है। हाँ, सरकारें 2 बार बीजेपी की हमने पहले भी देखी है। देरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब 95 में डिलिमिटेशन हुआ, 73वें अमेंडमेंट के बाद। राइट। उसके बाद वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब भी हुआ। अब ये भजनलाल जी की सरकार में अब ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं पंचायतों का। हमें ऐतराज़ पंचायतों के डिलिमिटेशन पर नहीं है। हमारा ऐतराज़ या हमारी बात है वो पब्लिक की जो बात है उसको लेकर के है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौहटन विधानसभा में अभी 101 नई पंचायतें बना दी गई है। भाई इतनी सारी पंचायतें आप बना रहे हैं, तो पहली बात, फंड कहाँ से आएगा? आपके फंड का ये हाल है, 2 से 2.5 साल में आपने मटेरियल का पैसा नहीं दिया, पिछले 2-2.5 महीने से लेबर का पैसा नहीं मिला, SFC और FFC की किस्त जो है वो टाइम पे जारी नहीं हो रही है, तो आप आम जन की सुविधा के लिए क्या करोगे? तर्क ये देते हैं कि साहब हम जो है विकास की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 100 उदाहरण है। मैं बुरहान का तला, मेरे गांव की बात करना चाहता हूं, जिस गांव के अंदर अपन बैठे हैं। बुरहान का तला एक गांव, बड़ा सेटलमेंट से लगा करके आज से 1 महीने तक बुरहान का तला एक गांव था। बुरहान का तला में 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। राइट। 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लड़कों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आवासीय विद्यालय है बच्चियों के लिए, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल है, 6 प्राइमरी स्कूल है। गांव में सारी जगह सड़कें बनी हुई है, सब जगह बिजली है, सब जगह पानी है। आधारभूत सुविधाएं जितनी भी है वो सारी सारी इस गांव में मौजूद है। सर, एक पंचायत प्रत्येक स्कूल में सर टीचर की कमी है। आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखा जाए तो 3 से ज़्यादा टीचर नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना है? वो मैं बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ।
अब वो सारा कुछ होने के बाद अब साहब ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे और हम जो है गांव बना रहे हैं। अब आपने गांव बनाए तो किसी के जाति के नाम से गांव बना दिए, किसी के कहने से ना गांव बना दिए, जो ठीक नहीं है। बुरहान ने इस गांव को बसाया आज से 150 साल पहले, तो इस गांव का नाम बुरहान का तला पड़ा, जो वाजिब है। अब जिसको जची उसने अपना नाम रख लिया, फलाने का तला, फलाने का तला। मेरे फादर 50 साल एमएलए रहे, 70 साल उन्होंने राजनीति की, हमने तो नहीं बनाया हाथी का तला। राइट। ये कोई बात थोड़ी है। रामदान जी डहुकिया किसानों के बड़े नेता थे, रामदान जी के नाम से कोई गांव नहीं है। गंगाराम जी बहुत बड़े नेता थे, उनके नाम से कोई गंगाराम का तला नहीं है। तो ये आपका कोई बीजेपी का छोटा मोटा वर्कर है, उसके नाम से आप गांव बना रहे हो, और राजनीति आपकी ये है कि भाई को भाई से लड़ना और दंगे फसाद कराना, यही काम है। 101 पंचायतें आप बना करके, मेरे को तो ऐसा लगता है इन 5 सालों के अंदर ये पंचायत की बिल्डिंग भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, वो भी अधूरी पड़ी है कई पंचायतों में, वो भी नहीं बना पाएंगे। तो ये कोई ठीक बात थोड़ी है। जैसे आपने गांव बनाया, मैं जड़पा की बात करूं, उसमें एक नूलानी लकड़ासर पंचायत का गांव है, जहां की आबादी 1243 है। 30-35 बीघा ज़मीन है वहां पे, सेटलमेंट का गांव है। 35 बीघा जहां आबादी ज़मीन पड़ी है, 1243 वहाँ की जनसंख्या है, और आपने कोने में जाकर के एक ढाणी को पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया क्योंकि वो बीजेपी के वर्कर है। राइट। ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इधर हमारे पास में एक गांव है अधरीम का तला। अधरीम का तला सेटलमेंट का गांव है, 1500 की आबादी का। उस गांव में से एक रेवेन्यू विलेज बना दिया बबूतानी, और उसको पंचायत हेडक्वार्टर बना रहे। भाई 150 साल से जिस गांव को लोग जानते हैं, उसको आप पंचायत हेडक्वार्टर नहीं बना करके, कल आपने गांव बनाया, आज आप पंचायत हेडक्वार्टर बना रहे। ये नाइंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं है। नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। जो लंबे टाइम से सेटलमेंट के बाद से गांव हैं, उन गांवों को अगर आप पंचायत हेडक्वार्टर बनाते हैं तो कोई एतराज़ थोड़ी है। अब आप आज नया गांव क्रिएट किया और दूसरे दिन आपने पंचायत बना दी। केराड़ू, अब केराड़ू मंदिर है, मंदिर उस मशहूर है उस नाम से, कोई एतराज़ नहीं। केराड़ू कोई रेवेन्यू विलेज नहीं। केराड़ू को एक दिन आप रेवेन्यू विलेज बनाते हो, एक दिन पंचायत बनाते हो, दूसरे दिन पंचायत समिति बना देते हो। ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, ये नाइंसाफ़ी की बात है। और नाइंसाफ़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। लोगों के अंदर ज़बरदस्त ढंग से विरोध है। आप कहीं भी आप इतने दूर आए हो, मैंने उस दिन बात की है कि आप गाँवों में घूमो, आपको पता लगेगा। हाँ, एक क्वेश्चन किया, आप यूँ क्यों बैठे हो वहाँ पर, आप लोकतंत्र में हो, वहाँ जाओ। हमें प्रजातंत्र के अंदर देखो, प्रजातंत्र किसी एक से नहीं चलता है। प्रजातंत्र का, लोकतंत्र में प्रेस जो है वो एक स्तंभ है, चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। आप लोगों को भी आवाम के बीच में जाना चाहिए। मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैंने कह दिया सारा फाइनल थोड़ी है। मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ, मैं मेरी बात कहूँगा, बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे, लेकिन नतीजा तो आपको निकालना चाहिए कि भाई किसकी बात ठीक है, लोग क्या कहते हैं, आवाम क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है। वही बात तो मायना रखती है, जिसमें पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं, आवाम कहती है, वही बात सही होती है। ये नहीं होती है कि मैं कह दूं मेरे कहने से, या बीजेपी के 4 लोग कहते हैं उनके कहने से। फैसला पब्लिक करे। आने वाले टाइम के अंदर, साल भर के अंदर पंचायती राज के इलेक्शन होने हैं। पंचायती राज के इलेक्शन होने हैं तो उस इलेक्शन में मेरे को जो लगता है लोगों का मूड है वो तो इनको पता लग जाएगा कि भाई पब्लिक क्या चाहती है। बाकायदे लोग इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, और पंचायत समितियां, चाहे पंचायतें, चाहे जिला परिषद, उसमें कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है।
जैसे कि सर आपका कहना है 101 पंचायत बनाई है, तो इसमें सहमत कितने हैं जो लोग सहमत है और न कि कई विरोध में है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सहमति और असहमति प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। जहाँ पे ज़्यादा लोग, जहाँ लोगों की डिमांड हो, वहाँ आप बना। अब हमारे गांव में एक पास में ये मेघवाल बैठे हैं, गांव के नज़दीक है, इनको उठा करके दूसरी पंचायत में डाल दिया। तो भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ? जैसे आपका कहना वहाँ रास्ता भी नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर। फ़ायदा क्या हुआ इससे कौन सा आपने विकास कर लिया भाई? मुझे समझ नहीं दे कि हम डेवलपमेंट करें। आप क्या डेवलपमेंट करोगे? उनको या गांव के अंदर 200 मीटर दूर जाना पड़ता था, अब आपने उठा करके 5-7 किलोमीटर दूर डाल दिया। फ़ायदा क्या किया? उनको जाके पूछो कि भाई आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान है? यहाँ जा रहे हैं, उनको पूछो कि भाई तुम खुश हो? वो ना खुश है। बीजेपी के वर्कर है, फिर भी वो ना खुश है। तो हाँ, कांग्रेस के या आम आदमी क्यों खुश होगा? कि जब आप नाइंसाफ़ी करोगे तो कोई खुश नहीं होगा। सर आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे अपन बात करेंगे 0 से 5 से 10 साल के बच्चा ज़्यादातर फ़ोन से एक्टिव रहता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? एक जनता को क्या मैसेज संदेश देना है? देखिए, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सोच था। हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, जब उन्होंने बात कही थी कि भारत जो 21वीं सदी में जा रहा है, तो सवाल ये आता था कि गाँव के अंदर इंटरनेट आएगा और पंचायतें जो है इंटरनेट से जुड़ेगी और सारी बातें जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, बॉम्बे में कुछ हो रहा है, जयपुर में जो हो रहा है, वो आपको गांव में दिखाई देगा और तुरंत जो है होगा। ये हमारे को शुरू में सिखाया गया था, पढ़ने को मिला था। आज हम देखते हैं इंटरनेट की सुविधा इतनी सब जगह पहुंच गया, दूरसंचार का मामला, और इसके अपने फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान हैं। नुकसान ये है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे पूरा दिन इस मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं पूरा टाइम। उससे आंखें भी ख़राब होती है और दिमागी तौर पे भी उनका संतुलन साइड इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल ख़राब पड़ता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि दुनिया के जो विकसित मुल्क हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, हर रोज़ 5 लाख लोग डेली मोबाइल से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग पहले सफ़र करते थे ट्रेन में या बस में, तब देखते थे जो हमारे ये सहयात्री है वो आपस में बातें करते थे, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो, पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होती थी। आजकल हम बस में या ट्रेन के अंदर बैठते हैं, मैं तो चलाता नहीं हूँ भाई, ना तो मेरे पास ये है, ना चलाता हूँ, ना मुझे कोई शौक़ है, तो वो वहाँ बैठने वाला आदमी उसी टाइम चालू होता है, बस ट्रेन के अंदर बैठते हुए चालू होता है और अगला स्टेशन आएगा या जहाँ उसका गंतव्य स्थान है वहाँ जब तक वो मोबाइल से चिपका हुआ होता है और पूरा टाइम उसमें लगाता है। किसी अपने सहयात्री से या अपने उसके खुद के परिवार के लोग भी साथ में बैठे उनसे भी बात नहीं करता है, पूरा टाइम इसमें खोया रहता है। भाई मैं तो इसके खिलाफ हूँ। सर इनके दूर रहने से क्या संदेश देना चाहते हो, जैसे आम पब्लिक को, जिलेवासियों को, ग्रामवासियों को, पूरे देश के लिए अपना क्या संदेश है इस मोबाइल से दूर रहने के लिए? नहीं, आप काम के लिए यूज़ करो, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई, काम के लिए यूज़ करो। छोटे बच्चों को जो मोबाइल मांगता है उस समय खिलौना ला के दो, ऐसी चीज़ें ला के दो, बच्चे दूर रहते हैं। बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बच्चे तो पूरा टाइम इसके अंदर वो पढ़ जाते हैं, तो वो ख़राब है। बच्चे हो चाहे कम उम्र के बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है उसका। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि सर नशे के बारे में देखा जाए तो इसमें एक एमडी, ऐसे आज के युवा नशे में पड़ जाते हैं और न जाने नशों के नाम ना जाते हैं, तो एक दिन पुलिस गिरफ्तार करती है, उस समय उस पेरेंट्स को ध्यान पड़ता है हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर है, कौन से संगत में गया। लेकिन बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद बड़े कॉलेज में ज्वाइन करता है तो वहाँ पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं भाई हमारा बच्चा आगे बढ़ के कुछ करेगा, लेकिन वही बच्चा इसमें एमडी इस नशों का शिकार हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, निश्चित तौर पे ये हमारे ख़ास करके इस बॉर्डर के इलाके में अभी नई बीमारी आई है नशे की। मैं एक बात कहता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। राइट, मुझे कोई नशा नहीं है। मैं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कुछ लोग सुपारी खाते हैं, मैं सुपारी भी नहीं खाता हूँ। हाँ, ठीक है, तो मुझे मेरी बात को लोग सुनते हैं, उनको पता है मैं अगर
सुबह सुबह यहाँ अफीम की कोई वो बयान करूँ और फिर भाषण दूँ तो मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। हाँ हाँ लेकिन मैं कोई नशा नहीं करता, मैं सुपारी भी नहीं खाता हूँ। राइट। मैं गाँवों के अंदर जब भी जाता हूँ, शादी ब्याह मरना पड़ना कोई भी फंक्शन होता है, वहाँ जब लोगों के बीच में बैठता हूँ तो मैं नशे के खिलाफ़ बहुत बोलता हूँ। और आज काफ़ी लोग मेरी बात को सुनते हैं कि नहीं आपकी बात ठीक है। तो नशा इस इलाके के अंदर आ रहा है और ख़ास करके हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो इसका शिकार बन रही है। इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पुलिस को जितनी काम करना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है, और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ़, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के लोग जो नौजवान है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना समझता नहीं है, तो वो धड़ल्ले से नशे की तरफ जा रहा है। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि ये नशे इतने ख़राब हैं, एमडी, स्मैक और ये जो बहुत ही ख़तरनाक है, हाँ जिसका नाम भी नहीं आया, ऐसे ऐसे नशे आगे हैं, तो वो बहुत ख़राब है। और मेरी हमारे नौजवान तबके से अपील है कि इस नशे से दूर रहे। आप दूध पियो, राबड़ी पियो, कोई एतराज़ नहीं है। हाँ देसी स्वादिष्ट भोजन करें जिससे अपना बॉडी का। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। मेरे साथ है जिलाध्यक्ष अहमद गफूर अहमद साहब। थैंक यू सर।